नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ सवालों को लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको यूपी स्पेशल का पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यूपी स्पेशल के आज के सेशन का पहला सवाल है, कुशीनगर जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है नौगढ़, ऑप्शन बी पडरौना, ऑप्शन सी ज्ञानपुर और ऑप्शन डी रॉबर्ट्सगंज। तो जो बच्चों कुशीनगर जिला का मुख्यालय है, कुशीनगर जिला का मुख्यालय है वो है पडरौना। कुशीनगर जिले का मुख्यालय है पडरौना। आप जानते हैं कि नौगढ़, जो नौगढ़ है, नौगढ़ जिले का मुख्यालय, नौगढ़ किस जिले का मुख्यालय है? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जो जिले का मुख्यालय है वो है नौगढ़। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय है नौगढ़। और जो पडरौना है, कुशीनगर जिला का मुख्यालय है पडरौना। ज्ञानपुर किस जिले का मुख्यालय है? भदोही जिले का मुख्यालय है ज्ञानपुर। और रॉबर्ट्सगंज आप जानते हैं कि सोनभद्र जिले का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। चूँकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके नाम उनके जिला मुख्यालयों के नाम से डिफरेंट है। और पहले वाले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी, जैसे जालौन जिले का मुख्यालय जो है उरई है, उसी प्रकार से फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय फतेहगढ़ है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय अकबरपुर है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा है। ठीक है, उसी प्रकार से सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय नौगढ़, कुशीनगर जिले का मुख्यालय पडरौना, भदोही जिले का मुख्यालय ज्ञानपुर और सोनभद्र जिले का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश का नाम आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत से संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कब कर दिया गया? ऑप्शन ए 1836, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1902 और ऑप्शन डी 1937। तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश, वो संयुक्त प्रांत से बदल करके सन 1937 में कर दिया गया था। देखिए थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग उत्तर प्रदेश के नामकरण की करते हैं, क्योंकि कुछ सवाल आपको उत्तर प्रदेश के नामकरण से संबंधित मिल जाएंगे। जैसे याद रखिएगा बच्चों, अगर हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करें तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के शुरुआती चरण के दौरान उत्तर प्रदेश को पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। और इसका जो प्रशासन है वो कोलकाता से देखा जाता था, क्योंकि उस समय पर उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो आपको ये याद रखना है कि 1833 के पहले उत्तर प्रदेश को पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1833 के पहले उत्तर प्रदेश को पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद में और उत्तर प्रदेश का प्रशासन कोलकाता से देखा जाता था, और यह बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा होता था। चूँकि कोलकाता से यानी बंगाल से उत्तर प्रदेश की दूरी ज़्यादा होती थी और शायद उत्तर प्रदेश का प्रशासन देखने में थोड़ा सा असुविधाओं का अनुभव होता था, इसलिए उस समय की ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया। और 1836 में इस प्रांत का नाम यानी उत्तर प्रदेश का नाम पश्चिमी प्रांत से बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया, और साथ ही साथ इसका मुख्यालय बनाया गया आगरा को। तो 1836 में यूपी को जो हम पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे, अब उसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत।
1836 में यूपी का नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत। साथ ही साथ 1836 में ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है इसका मुख्यालय बनाया गया आगरा को, यानी आगरा आप कह सकते हैं कि आगरा उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी बनी। आगरा उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी बनी। तो अगर सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी आगरा। और आगरा को कब उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया? 1836 में। फिर इसके बाद में बच्चों 1856 में अवध के जो नवाब थे, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के कार्यकाल में अवध क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी कुछ ऐसी थी कि कहीं पर किसी भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था और कहीं कहीं पर प्रिंसली स्टेट यानी राजसी राज्य हुआ करते थे। अगर हम उत्तर प्रदेश को ही देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रियासतें पाई जाती थीं, जैसे अवध या लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पर नवाबों का शासन हुआ करता था। एक विरासत रामपुर की जो है राजसी विरासत हुआ करती थी। तो 1856 में अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के समय पर अवध क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और इस प्रकार से 1877 में ये जो उत्तर प्रदेश का नाम है उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया आगरा एवं अवध का उत्तर पश्चिमी प्रांत। आगरा एवं अवध का उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो यूपी का पहला नाम 1833 के पहले हमको पश्चिमी प्रांत मिलता है। 1836 में यूपी का नाम चेंज करके पश्चिमी प्रांत से उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया और 1836 में आगरा को उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी बनाया गया। 1856 में अवध क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और उस समय पर अवध के नवाब हुआ करते थे नवाब वाजिद अली शाह। हम आगे और भी नवाब वाजिद अली शाह की चर्चा करेंगे, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की जो बेगम थी बेगम हजरत महल, उन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया हुआ था। इसके बाद में चूंकि अवध क्षेत्र को अब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, इसलिए 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत से बदल करके आगरा और अवध का उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। ठीक है, फिर इसी बीच जैसे 1856 में जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, 1857 में क्रांति हो जाती है और किसी तरीके से अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल रहते हैं और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1858, और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत पूरे भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। अर्थात 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया था कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है और अब भारत की जो जनता है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगी। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनके द्वारा महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र पढ़ा गया था और उस घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि आज से ब्रिटेन अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का त्याग करता है, साथ ही साथ भारतीय राजाओं के साथ में समकक्षता का व्यवहार किया जाएगा और जो अंग्रेज है वो भारतीय राजाओं के कामकाज में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये बातें 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में कही गई थी। इसलिए 1858 याद रखना बच्चों, 1858 में
जो आगरा उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी था, अब क्या किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा से बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। ठीक है, तो फिर से एक बार देखो, 1833 के पहले पश्चिमी प्रांत, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1836 में आगरा उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी बनी। आगरा के पश्चात उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी बनी इलाहाबाद 1858 में। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत से बदल करके आगरा और अवध का उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। फिर इसके बाद में 1902 आता है बच्चों, 1902 में यूपी का नाम फिर से चेंज किया गया और अब उत्तर प्रदेश का नाम कर दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत के स्थान पर अब एक नया वर्ड डाल दिया गया, संयुक्त प्रांत। तो 1902 में यूपी का नाम फिर से चेंज किया गया और अब नाम चेंज करके हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर इसके बाद में 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया। लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया। लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया। और 1937 में एक बार फिर से यूपी का नाम चेंज किया गया और अब यूपी को आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत के स्थान पर केवल और केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, यानी संयुक्त प्रांत से आगरा एवं अवध शब्दों को हटा दिया गया और यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। फिर इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत से पुनः उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया। तो ये जर्नी थी उत्तर प्रदेश के नामकरण के इतिहास की। और यहाँ पर हमने देखा कि पहले यूपी की राजधानी आगरा थी, 1836 में बनाई गई। 1858 में यूपी की राजधानी को इलाहाबाद प्रयागराज बनाया गया और फिर 1921 से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया और 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी घोषित कर दिया गया। तो अगर राजधानियों के क्रम को देखें आप यूपी की, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आगरा आएगा, दूसरे नंबर पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज आएगा और तीसरे नंबर पर लखनऊ आएगा। और अगर नाम के चेंज को देखें तो पहले यूपी को पश्चिमी प्रांत कहा जाता था, फिर यूपी का नाम चेंज करके उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया, फिर यूपी का नाम चेंज करके आगरा एवं अवध का उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर नाम चेंज करके आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, फिर नाम चेंज हुआ संयुक्त प्रांत में और फाइनली 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम बदल करके हो गया संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश। चूंकि संयुक्त प्रांत से यूपी का नाम बदला गया उत्तर प्रदेश के रूप में 24 जनवरी को, और इसीलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और यह उत्तर प्रदेश दिवस वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 9 नवंबर 2000 की तारीख भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के
13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया। 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो ये बात भी आप याद रखें। 9 नवंबर 2000 यानी उत्तर प्रदेश का आखिरी बार विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। आइए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कशन किया, तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बी आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आगरा ऑप्शन में है, अवध ऑप्शन में, प्रयागराज ऑप्शन में, लखनऊ ऑप्शन में है। तो उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी आगरा थी। 1836 में आगरा को राजधानी बनाया गया। 1858 में प्रयागराज को राजधानी बनाया गया। जहाँ तक लखनऊ का सवाल है तो इसके लिए 2 ईयर 1921 और 1935। 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी का दर्जा दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी आगरा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 85। तो यूपी से लोकसभा की सीटें 80 हैं बच्चों। और इन 80 लोकसभा सीटों में याद रखिएगा 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। और जो 0 सीट है, ठीक है, 0 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। 0 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। याद रहे कि अनुसूचित जनजाति से उत्तर प्रदेश में कोई भी लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन 17 सीट इसमें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने अपना वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब प्राप्त किया? ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखिए ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। तो उत्तर प्रदेश ने अपना वर्तमान भौगोलिक स्वरूप प्राप्त किया 9 नवंबर 2000 को। और ये 9 नवंबर 2000 ही आप इसका जवाब क्यों देंगे? क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश ने अपना वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को प्राप्त किया। जहाँ तक 1 नवंबर 1956 है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। जब आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पढ़ोगे, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पालिक्कर इसके सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। चूँकि कई सारे राज्य भाषा के आधार पर जो है कटने की बात कर रहे थे। और आप जानते हो कि जो मद्रास प्रांत था, ठीक है, मद्रास प्रांत था, उसको भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था। तमिल बोलने वाले लोगों को तमिलनाडु दे दिया गया और तेलुगु बोलने वाले लोगों को आंध्र प्रदेश दे दिया गया। उसी प्रकार से जो पेप्सू था उसका भी विभाजन हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में हुआ। पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दे दिया गया, हिंदी बोलने वालों को हरियाणा दे दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से जो बम्बई प्रांत है, बम्बई प्रांत का विभाजन हुआ। ठीक है, गुजराती बोलने वालों को गुजरात दे दिया गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दे दिया गया। तो इस समस्या के समाधान के लिए हालांकि कई सारे आयोग बनाए गए। ठीक है, और उन्हीं में से एक आयोग था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और भारत जिस समय पर आज़ाद हुआ था तो उस समय पर राज्यों को क्लासवार डिवीज़न किया जाता था। जैसे वर्ग ए के राज्य, वर्ग बी के राज्य, वर्ग सी के राज्य। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक सिफारिश की थी
कि भारत का ये जो क्लास वार डिवीजन है राज्यों का, इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य थे वो क्लास ए के अंतर्गत अर्थात वर्ग ए के अंतर्गत आते थे, तो इस प्रकार से वर्गवार डिवीजन समाप्त किया गया। और ठीक है, ये जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शुरुआत में बनाए गए। तो जैसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश को वर्गवार डिवीजन से एक प्रकार से मुक्ति मिल गई, हम ये कह सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। तो अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में अभी हमने चर्चा की इस बात की 0 सीटें रिजर्व हैं, और इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 34। तो यूपी से जो राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या 31 है, और भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा राज्यसभा जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं 403। भारत के किसी भी राज्य में इतनी विधानसभा सीटें नहीं है। यूपी से सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता है उसका रास्ता, यानी दिल्ली की जो कुर्सी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया, केंद्र में उसी की सरकार बनेगी। और इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए हुए हैं, चाहे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह हो, इवन जो नरेंद्र मोदी है वो भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी से है। ठीक है, वाराणसी है। तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जो गिनती है वो बीमारू राज्यों के रूप में होती है। जैसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि बीमारू राज्य कौन है, ठीक है, बीमारू राज्य भारत में किन्हें कहा जाता है, तो बीमारू राज्यों में एक तो आपका आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार को बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता है। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा है उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों को सम्मिलित रूप से भारत में बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि सरकारों के द्वारा दावा किया जाता है कि अब ये राज्य बीमारू नहीं है और यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है। खैर, अगर बीमारू कभी पूछा गया, क्योंकि पीसीएस में एक बार पूछा गया था कि बीमारू राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 401, ऑप्शन सी 403, ऑप्शन डी 404। तो यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। और याद रखिए इन 403 विधानसभा सीटों में जो 84 सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। 403 विधानसभा सीटों में 84 सीट एससी के लिए रिजर्व, 84 सीट एससी के लिए रिजर्व है, और केवल 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। केवल 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और एसटी के लिए जो ये 2 रिजर्व सीटें हैं वो दोनों की दोनों सीटें सोनभद्र ज़िले से आती हैं।
आप सहज ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। इसलिए यूपी की दोनों सीटें विधानसभा से जो एसटी के रिजर्व हैं वो सोनभद्र से आती हैं। ठीक है, हालांकि जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 425 हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। और पिछले हमने सेशन में इस बात का डिस्कशन किया था। ठीक है, आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए यूपी स्पेशल का। उसमें क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, तो प्रयागराज। इस बात को याद रखिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है और यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें हैं 12। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 125। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। और अगर उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का स्ट्रक्चर पूछा जाए कैसा है, तो द्विसदनात्मक है, बाई कैमरल जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, क्योंकि यूपी में विधानसभा भी है, यूपी में विधानसभा भी है और यूपी में विधान परिषद भी है, यूपी में विधानसभा भी है और यूपी में विधान परिषद भी है। और जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होती है, ठीक है, वहाँ का जो लेजिस्लेचर सिस्टम होता है उसको बाई कैमरल बोला जाता है, द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है। जैसे कर्नाटक में द्विसदनात्मक है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना वगैरह में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कुछ गिने चुने राज्यों में ही उत्तर प्रदेश में भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल है और उन राज्यों में एक राज्य अपना उत्तर प्रदेश भी है। और जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश से विधान परिषद से चुनी जाने वाली सदस्यों की संख्या 108 हुआ करती थी, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद में अब इनकी संख्या केवल 100 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले नंबर पर है चौधरी चरण सिंह, दूसरे नंबर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, तीसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। और इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी मुख्यमंत्री यूपी के रहे ही नहीं। चौधरी चरण सिंह ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो इस सवाल का सही जवाब है केवल 1 और 2, यानी उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ही रहे जिन्होंने बाद में प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन ये कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट सवाल है, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी चौधरी, ठीक है ये चौधरी है बच्चों, चौधरी नारायण सिंह, ऑप्शन डी केशव प्रसाद मौर्य। तो देखिए उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, तो यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री थे चौधरी नारायण सिंह। वर्तमान में जैसे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में हमारे पास में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक सुचेता कृपलानी का सवाल है तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। जहां तक गोविंद बल्लभ पंत का सवाल है
तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत के बाद में संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, चंद्रभानु गुप्त ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सुचेता कृपलानी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं बच्चों योगी आदित्यनाथ, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। याद रहे ये व्यक्ति के क्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। तो पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के क्रम में 21वें मुख्यमंत्री हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बार कौन मुख्यमंत्री बना तो मायावती ये उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं, 4 बार। अब तक कोई भी व्यक्ति 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना है सिवाय मायावती को छोड़ करके। हालांकि मुलायम सिंह जैसे जो लोग हैं वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मायावती एकमात्र ऐसी महिला है, व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, तो यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि मायावती ही है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। और इस समय पर उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है? 18वीं विधानसभा। आनंदीबेन पटेल कब से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं? ऑप्शन ए 29 जुलाई 2019 से, ऑप्शन बी 29 जुलाई 2018 से, ऑप्शन सी 29 जुलाई 2020 से और ऑप्शन डी 29 जुलाई 2021 से। तो आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और यूपी के जो पहले राज्यपाल हैं वो हरकोट स्पेंसर बटलर, ये यूपी के पहले राज्यपाल थे। हालांकि आज़ादी के बाद में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, और ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल। तो यूपी की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए सरोजनी नायडू, और आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा? ऑप्शन ए चंद्रभानु गुप्त, ऑप्शन बी नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी मुलायम सिंह यादव और ऑप्शन डी सुश्री मायावती। तो हमने डिस्कस किया अभी कि मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी ये लोग 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन ए 20वें, ऑप्शन बी 21वें, ऑप्शन सी 22वें और ऑप्शन डी 23वें। तो व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ 21वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति हैं। ऑप्शन ए श्री रमेश यादव, ऑप्शन बी गणेश शंकर पांडे, ऑप्शन सी श्री चंद्रभाल, ऑप्शन सी श्री चंद्रभाल और ऑप्शन डी कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति है कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी ये सही है। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के जो पहले सभापति थे आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के पहले सभापति थे श्री चंद्रभाल। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के पहले सभापति थे श्री चंद्रभाल। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। ऑप्शन ए श्री आत्माराम गोविंद खेर, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। और इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये दोनों तीन तीन बार विधानसभा अध्यक्ष रहे।
और 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो तो आप जानते ही होंगे, सतीश महाना। 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में वो है सतीश महाना। सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन सबसे पहली बार जुलाई 1937 में हुआ था। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ, पहले नंबर बनारसी दास और दूसरे नंबर पर लिखा है श्रीपति मिश्र, और ये दोनों ही सही हैं। बनारसी दास, श्रीपति मिश्र ये ऐसे विधानसभा अध्यक्ष रहे जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो याद रहे, बनारसी दास और श्रीपति मिश्र ऐसे विधानसभा अध्यक्ष रहे जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उनकी संख्या है 9। ठीक है, यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। अगर इसी सवाल को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 15। लेकिन यूपी में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनकी संख्या है 9। नेक्स्ट सवाल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए गोविंद माथुर, ऑप्शन बी प्रीतिंकर दिवाकर, ऑप्शन सी राजेश बिंदल और ऑप्शन डी वाल्टर मॉर्गन। तो इस समय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या होती है 160। अगर पूछा जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? 1866 में। ठीक है, देखिए एक एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, एक एक्ट पारित किया गया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। और इस एक्ट के तहत प्रारंभ में 3 जगहों पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई, एक कोलकाता, दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास। तो 1861 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। लेकिन अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866 में किया गया था बच्चों। और 1866 से लेकर 1869 तक यह हाई कोर्ट आगरा से फंक्शन होता रहा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई, तो शुरुआत में ये आगरा से काम नहीं करता, इलाहाबाद से काम नहीं करता था। शुरुआत में यह आगरा से काम करता था और 1866 से 1869 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट आगरा से ही काम करता रहा। फिर इसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट को इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया और इसकी एक बेंच लखनऊ में स्थापित की गई। ठीक है, तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर। हाई कोर्ट की में जजों की संख्या 160। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये ऑप्शन डी में जो नाम लिखा हुआ बच्चों, वाल्टर मॉर्गन। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जज थे वाल्टर मॉर्गन। याद रखें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वाल्टर मॉर्गन। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है?
ऑप्शन ए विश्वंभर दयाल, ऑप्शन बी सुधीर चंद्र वर्मा, ऑप्शन सी NK मेहरोत्रा और ऑप्शन डी संजय मिश्रा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा। ठीक है। और देखिए कुछ बातें यहाँ पर आपको और याद रखनी है। सॉरी, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त संजय मिश्रा नहीं बच्चों, विश्वंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल थे। देखिए 1975 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसको कहते हैं लोकायुक्त अधिनियम 1975। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त बनाए गए 1977 में विश्वंभर दयाल। तो यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल। कब बनाए गए? 1977 में ये लोकायुक्त बनाए गए। देखिए लोकायुक्त का काम क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त, और इसको अंग्रेजी में ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका मुख्य काम होता है भ्रष्टाचार की जांच करना। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त का मुख्य काम होता है भ्रष्टाचार की जांच करना। और भारत की संसद के द्वारा 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, और इस समय पर भारत के लोकपाल है PK मोहंती, जबकि भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद घोष। तो याद रहे भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद घोष। वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं PK मोहंती। और लोकपाल लोकायुक्त का काम क्या होता है? भ्रष्टाचार से संबंधित चीज़ों की जांच करना। तो केंद्र में यह काम लोकपाल करेगा, राज्यों में यह काम लोकायुक्त करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत 1977 में लोकायुक्त बनाए गए विश्वंभर दयाल। तो यूपी के पहले लोकायुक्त थे विश्वंभर दयाल। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्र। ठीक है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं संजय मिश्र। और उत्तर प्रदेश में ये भी याद रखना बच्चों, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का। तो यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का। हालांकि NK मेहरोत्रा वो व्यक्ति हैं जो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक लोकायुक्त के पद पर रहे, 10 साल। ठीक है। ये जो है 10 साल उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त रहे। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा, और पहले लोकायुक्त थे विश्वंभर दयाल। हमने बता दिया कि लोकपाल और लोकायुक्त का काम क्या होता है? भ्रष्टाचार से संबंधित चीज़ों की जांच करना। जैसे केंद्र में लोकपाल होता है, राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। और वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं PK मोहंती। ये दूसरे लोकपाल हैं, पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। तो आज का सेशन, ठीक है, यहीं तक। और जो है कुछ और बढ़िया सवालों के साथ में हम अगले सेशन के साथ में हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी को मजबूत किए रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।